नमस्कार, मैं हूं सुरभि दुबे और आप देख रहे हैं दी यूपी खबर। आज 15 अगस्त है। सबको पता है आज के दिन ही हमें अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी। वैसे आज़ादी सबको प्यारी है, चाहे वो इंसान हो या जानवर। आज़ादी हमें कैसे मिली, कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई, ये हम सब बचपन से सुनते और पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन एक बात उस समय की मुझे बहुत पसंद है, वो है देशभक्ति। आप सबको ये सुनकर थोड़ा अटपटा लग रहा होगा। आप सब सोच रहे होंगे कि देशभक्ति तो अभी भी लोगों में है। मैं भी ये मानती हूँ कि देशभक्ति अभी भी लोगों में है, लेकिन समय के साथ हर चीज़ में बदलाव हुए हैं। ये बदलाव समय की नीति भी है, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि देशभक्ति में भी बदलाव हुआ है। पहले के समय आप देशभक्त हैं तो देश की आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो जाइए, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष, और इस तरह आप अपनी देशभक्ति दिखा सकते थे। लेकिन आज के समय में देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति दिखाने का क्या तरीका है, कभी सोचा है आपने? अगर कोई आपसे पूछे कि क्या तुम देशभक्त हो, जाहिर सी बात है आप मैं सब इसके जवाब में हाँ ही बोलेंगे। लेकिन उसके बाद फिर आपसे ये बोला जाए कि आप कैसे देशभक्त हैं, ये दिखाइए या फिर साबित करिए, तो आप सब क्या करेंगे? आज के समय में सबकी अपनी अपनी परिभाषा है देशभक्ति को लेकर, लेकिन हर परिभाषा में एक चीज़ कॉमन है कि देशभक्ति एक भावना है और ये भावना हर देशवासी में है। हमीरपुर से विधानसभा परिषद के सदस्य रमेश मिश्र की तरफ से सभी हमीरपुर जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन सवाल ये है कि किस रूप में? देशभक्ति ऐसी भावना है जिसमें डूबा व्यक्ति दुश्मन अगर सामने न हो तो उसे खोजने लगता है, क्योंकि उसके बिना वो लड़ेगा किससे? दुश्मन के बिना वो अपनी देशभक्ति दिखाएगा कैसे? अब बात करते हैं आज की देशभक्ति की। हमीरपुर सदर से बसपा विधानसभा प्रत्याशी रामफुल निषाद की तरफ से सभी हमीरपुर जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप महंगे हुए पेट्रोल डीजल की कीमतों पर सवाल नहीं उठाते हैं तो आज के समय में आप देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं। लोकतंत्र में जनता पूछती है कि शासक ने नागरिकों के लिए क्या किया, लेकिन देशभक्ति काल में नेता पूछता है तुम देश के लिए इतना भी नहीं सह सकते? भारत में रहते हुए अगर आप जय श्री राम के नारे नहीं लगाते तो आप देशभक्त नहीं हैं। इसके अलावा एक और थ्योरी बहुत चलती है भारत में, अगर आप सरकार का विरोध कर रहे हैं तो भी लोग आपको देशद्रोही और राष्ट्रद्रोही कहेंगे। आज़ादी के 75वें वसंत में देश और देश की देशभक्ति में कितना बदलाव आया है, ये इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज वंदे मातरम, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद जैसे नारे जबरदस्ती लगवाए जा रहे हैं। वो कौन लोग हैं जो ये बोलने के लिए जबरदस्ती करते हैं, और वो कौन लोग हैं जिनमें ये बोलने की भावना नहीं है? देशभक्ति और राष्ट्रवाद की भावना दिल से आती है, ना किसी के कहने से आती है, ना ही जबरदस्ती करने से। चाहे मंगल पांडे हो या भगत सिंह, कैसे इन्होंने राष्ट्र और देश के नाम अपना जीवन निछावर कर दिया, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन आज 1947 से पहले वाली देशभक्ति में कितना बदलाव आया है, ये आजकल हम न्यूज़ चैनलों और अखबारों में देख रहे हैं। जो लोग देशभक्ति और राष्ट्रवाद के ठेकेदार बने हुए हैं, उन्हें ये समझना होगा कि देश को जबरदस्ती का राष्ट्रवाद नहीं चाहिए। महाभारत काल में राजा ही देश का प्रतीक था, राजा के प्रति स्वामी भक्ति ही देशभक्ति थी, वही कर्तव्य था। इसलिए महाभारत में भीष्म और द्रोण वगैरह उन कौरवों की ओर से लड़े। तब का कर्तव्य भाव और स्वामी भाव आज देशभक्ति बन चुका है। भीष्म और द्रोण ने अपना राजधर्म कौरवों के लिए, हस्तिनापुर के राजा के लिए निभाया, जबकि मन से वो पांडवों के साथ थे। उन्हें विजयी भाव का आशीर्वाद देते थे, क्योंकि उन्हें लगा कि न्याय का तराजू पांडवों की ओर झुका हुआ है। तो क्या उस दौर में न्याय का स्थान कर्तव्य और देशभक्ति से ऊपर था? लेकिन आज जब देश में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं स्थापित हो चुकी हैं, तब इस राष्ट्रवाद और देशभक्ति के मायने क्या है, आइए समझते हैं। बुंदेलखंड रक्तदान समिति के प्रदेश अध्यक्ष अशोक निषाद उर्फ गुरु की ओर से स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की सभी हमीरपुर जनपद वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज़ादी के पहले का राष्ट्रवाद और देशभक्ति से हम सब चिर परिचित हैं, लेकिन आज़ादी के बाद संविधान सभा ने जिस राष्ट्रवाद को परिभाषित किया उसे धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र कहा गया। संविधान इसी का प्रतीक है। ये स्वशासन का ऐसा सिद्धांत है जिसका उद्देश्य हर एक नागरिक को मताधिकार देना, हर एक व्यक्ति को जातिगत और धार्मिक भेदभाव से सुरक्षित रखना
और उसे अभिव्यक्ति, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता जैसे नागरिक अधिकार देना था। इसकी स्थापना और विकास ही भारत का राष्ट्रीय निर्माण कहलाया। इसमें देश को सर्वोच्च और इसकी सर्वोच्चता को देशभक्ति समझा गया। आगे चलकर भारतीय की सांस्कृतिक एकता के लिए राष्ट्र और देश को समानार्थी बताया गया। ये क्रम 1980 तक चला, लेकिन इसके बाद देशभक्ति और राष्ट्रवाद ने करवट ली। 1980 के बाद भारतीय राष्ट्रवाद में जबरदस्त भूचाल आया। पंजाब, असम और जम्मू कश्मीर में धर्म, जाति और क्षेत्रवाद को लेकर खड़े हुए उपराष्ट्रवाद के तहत खूब हिंसा और नरसंहार हुए। इसी दौर में भारत माता वाला वो राष्ट्रवाद अपने नए रंग रोगन के साथ आगे आया, जिसने कभी आजादी की लड़ाई में भारतीयों को संगठित किया था। संघ ने अब खुलकर उस हिंदुत्व की राह चलने की घोषणा की जिसे वीर सावरकर ने राष्ट्र के रूप में परिभाषित किया था। लेकिन इस करवट के 40 साल बाद भी कुछ वही स्थिति है। इस राष्ट्रवाद और देशभक्ति में न न्याय को जगह है, न अभिव्यक्ति, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता के साथ साथ नागरिक अधिकार को भी जगह नहीं मिली है। आज से 70 साल बाद आप कैसा भारत सोचते हैं? बिल्कुल ऐसे ही हमारे देश के लिए मर मिटने वालों ने भी एक भारत सोचा था, और ये हमें, आपको और सबको सोचने की जरूरत है। क्या यही वो भारत है? आज हम इस आज़ाद भारत में खुलकर सांस ले रहे हैं, लेकिन आज़ाद भारत का दुर्भाग्य है कि इसको आज़ादी दिलाने वालों में से एक हमारे बापू महात्मा गांधी सिर्फ 8 महीने ही आज़ाद भारत में सांस ले पाए। खैर, अच्छी बात यह है कि हम भारतीय आशावान और विश्वास पर जीने वाले लोग हैं, इसलिए आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी हम इस विश्वास के साथ जी रहे हैं। हमारा जीवन स्तर सुधरेगा, हमारा देश विकास निश्चित रूप से करेगा और हमारे नेता हमारे आदर्श जरूर बनेंगे। जय हिंद, जय भारत।